Hello, friends. I hope you guys are doing well. And in this particular session, we will discuss all the important current affairs of 17th July along with the static GK as we did earlier. So, I hope आप सभी लोग अपने notes properly prepare कर रहे हो and properly revise कर रहे हो. And I wish all the best to you people so that you guys can prepare well for the exam. So, without wasting any further time, let's start this particular session of current affairs. We will cover all the important current affairs, so it is not just for AIL Late 2025. You can share this video for other exams as well, for any other competitive exam which you are preparing for. So, let's discuss the first news. First news is about ITBP. ITBP seizes 108 kg of gold at the China border under Operation Jazba. सो आईटीबीपी जो है वो आपकी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस होती है जो कि चाइना और इंडिया चाइना के बॉर्डर पर डिप्लॉय की जाती है। ठीक है, तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस कहाँ पर डिप्लॉय होती है? इंडिया चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय होती है। इट मीन्स अलोंग द एलईसी, दैट इज द लद्दाख बॉर्डर विद चाइना, एंड अलोंग द मैकमोहन लाइन, दैट इज द अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर विद चाइना। तो यहाँ पर जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस थी उन्होंने ऑपरेशन जज्बा लॉन्च किया बिकॉज दे वांट टू प्रिवेंट द स्मगलिंग। ठीक है, तो थ्रू एलईसी और मैकमोहन लाइन गोल्ड बिस्किट्स की स्मगलिंग होती है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए आईटीबीपी ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था और इसी ऑपरेशन के अंडर उन्होंने 108 केजी ऑफ गोल्ड जो है वो सीज किया है। ठीक है, तो आप एलईसी ध्यान रखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये लद्दाख और चाइना का बॉर्डर है। ठीक है, और जो दूसरी है वो मैकमोहन लाइन है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश और चाइना का बॉर्डर है। तो इंडिया का जो है वो नॉर्थ ईस्ट से चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होता है और आपका नर्दर्न एरिया में शेयर होता है, नर्दर्न एरिया में लद्दाख के साथ, और नॉर्थ ईस्ट में बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के साथ। एसएसबी की अगर हम बात करें तो एसएसबी आपकी होती है सशस्त्र सीमा बल। ये आपकी नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर डिप्लॉय होती है। देन थर्ड इज बीएसएफ। बीएसएफ होती है आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। ये आपकी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर डिप्लॉय होती है। एंड देन फोर्थ इज असम राइफल्स। ये आपकी म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर पर डिप्लॉय होती है। ठीक है, तो ये जो भी कंट्रीज इंडिया की क्या है, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उन सभी के साथ जो इंडिया बॉर्डर शेयर करता है वहाँ पर कोई ना कोई पर्टिकुलर पुलिस फोर्स डिप्लॉय होती है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस इंडिया चाइना के बॉर्डर पर, एसएसबी नेपाल भूटान के बॉर्डर पर, बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर, और असम राइफल्स म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर पर। तो ये सभी आप याद रख सकते हो। ये सभी क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो कि डिफरेंट बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉयड होती हैं। Now let's discuss some other similar operations which are in news. So ऑपरेशन जज्बा की तरह ऐसे ही different operations हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं and they are important for our session. So ऑपरेशन बाम्बी बकेट इज was launched by उत्तराखंड गवर्नमेंट। जब उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट फायर देखने को मिला उस दौरान ऑपरेशन बाम्बी बकेट लॉन्च किया था उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। देन ऑपरेशन आजम ए इस्तेकाम, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था अगेंस्ट द अफगानिस्तान टेररिस्ट यूनिट। ठीक है, तालिबान अफगानिस्तान में अभी तालिबान रूल कर रहा है, तो वहां से कुछ जो टेररिस्ट यूनिट्स हैं उन्होंने अपना कैंप पाकिस्तान में लगा लिया है, जिसके अगेंस्ट में पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन आजम इस्तेकाम। देन ऑपरेशन अजय अजय, ये इंडिया ने इसराइल में लॉन्च किया था टू वी कैन से टू फ्री द इंडियंस ओवर देयर, जब इसराइल गाजा स्ट्रिप के साथ इसराइल की वॉर चल रही थी। देन ऑपरेशन दोस्त, ये इंडिया ने टर्की में लॉन्च किया था। देन ऑपरेशन करुणा, ये इंडिया ने म्यांमार में लॉन्च किया था एट द टाइम ऑफ मोचा साइक्लोन। तो म्यांमार वाज हिट बाय मोचा साइक्लोन एंड एट द टाइम टू हेल्प म्यांमार इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा। देन ऑपरेशन सर्वशक्ति, ये इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया था। ऑपरेशन इंद्रावती, ये इंडिया ने हैती में लॉन्च किया था। हैती एक नेशन है, यहाँ पर इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन इंद्रावती। देन ऑपरेशन कावेरी इंडिया ने लॉन्च किया था सूडान में। देयर वर सम इंडियन सिविलियंस जो जिनको वहां से क्या करना था, फ्री करने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन कावेरी। ऐसे ही इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से इंडियन सिविलियंस को वापस लाने के लिए, और ऐसे ही लॉन्च किया था ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से इंडियन सिविलियंस को वापस लाने के लिए एट द टाइम ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर जो अभी भी ऑनगोइंग है। देन ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में लॉन्च किया गया था एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी पंजाब रीजन में।
because of Khalistan protests that were going on over there. Then ऑपरेशन पवन ये लॉन्च किया गया था श्रीलंका में बाय इंडियन गवर्नमेंट. So these are the important operations. Please do remember them, and remember Operation Jazba of ITBP, which seized 108 kg of gold biscuits at India-China border. You can see here the border of India and China. This is the region of Siachen Glacier. Okay, and this is the world's highest battlefield. Then you can see the region of Aksai Chin, which was earlier the part of India, but then China captured this particular region after 1962 war. 1962 की वॉर के बाद चाइना ने इस रीजन को कैप्चर कर लिया था और ये चाइनीज एडमिनिस्ट्रेड अक्साई चीन रीजन कहलाता है. यहाँ पर अक्साई चीन में जो उइगुर्स हैं वो भी रहते हैं इन शिनजियांग प्रोविंस. सो विद इन अक्साई चीन एक रीजन है जिसको कहते हैं जिनजियांग प्रोविंस, जहाँ पे उइगुर्स रहते हैं. उइगुर्स मुस्लिम कम्युनिटी है जो वहाँ पर रिसाइड करती है और उनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है चाइनीज़ गवर्नमेंट से. दूसरा ये है आपका पीओके और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर. यहाँ पे आपको मिलेगी लाइन ऑफ कंट्रोल. तो अगर पूछा जाता है एग्जाम में एलएसी और एलओसी दोनों में डिफरेंस क्या है, एलएसी इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया शेयर करता है चाइना के साथ, एंड एलओसी इज लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया शेयर करता है पाकिस्तान के साथ. सो बीच में इंडिया का जम्मू कश्मीर वाला रीजन आ जाता है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का. कश्मीर के साथ पाकिस्तान एंड लद्दाख के साथ चाइना. चाइना के बीच इंडिया एंड चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल. सो ये है पूरा का पूरा इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट. देन नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट कैप्टन अविनाश रावत, और इनको नॉमिनेट किया गया है आईएमओ एक्सेप्शनल ब्रेवरी अवार्ड के लिए फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन इन रेड सी. सो एक रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी जो शिप था उसको उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने प्रिवेंट किया. तो इसी के लिए इनको क्या मिलेगा अब, एक्सेप्शनल ब्रेवरी अवार्ड दिया जाएगा, एंड फॉर दैट ही इज नॉमिनेटेड कैप्टन अविनाश रावत. सो एक शिप था जिसका नाम था मार्टिन लुवांडा शिप, जिसके ऊपर हम येमेन हूथीज ने अटैक किया. ठीक है, तो रेड सी जो है वो आपका येमेन को जिबूती से कनेक्ट करता है. आई विल शो यू इन द मैप एज वेल. ये रहा. तो ये है आपका रेड सी. इधर ये आप देख सकते हैं इजराइल वाला रीजन है, देन बीच में ये सनाई पेनिनसुला आ जाता है, इधर इजिप्ट है. इन दोनों इजराइल और इजिप्ट के बीच सिनाई पेनिनसुला है, देन यहाँ पर रेड सी आ जाता है और यहाँ पर एक स्वेज कैनाल भी है जिसके थ्रू शिप्स जो है वो मेडिटेरेनियन सी से रेड सी में पहुंचते हैं, देन इधर से होते हुए ये किधर जाते हैं, एशियन नेशंस में जाते हैं. तो ये रेड सी है बीच में. यहाँ पर एक स्ट्रीट है जिसको कहते हैं बाब अल मंडेब स्ट्रीट. ठीक है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ. यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बाब अल मंडेब स्ट्रेट, और ये कनेक्ट करती है आपके रेड सी को इधर गल्फ ऑफ एडन से. ठीक है, तो इधर वाला जो वाटर एरिया है ये गल्फ ऑफ एडन है जो आप लेफ्ट में देख रहे हो, और जो राइट में देख रहे हो, और जो लेफ्ट में है वो रेड सी वाला रीजन है. इन दोनों को कनेक्ट करती है बाबल मंडेब, और इधर देखोगे आप येमेन एंड जिबूती, ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो इस पर्टिकुलर स्टेट से कनेक्ट होती हैं. सो जो येमेन में है इस रीजन में और येमेन कंट्री में हouthis जो है वो देखने को मिलते हैं जो कि टेररिस्ट ग्रुप है, और ये एक तरीके से स्मगलिंग वगैरह करते हैं और बाकी जो भी शिप यहाँ से रेड सी से क्रॉस करता है उसके ऊपर अटैक करते हैं, और उसी को ये लोग क्या करके जो स्टीलिंग वगैरह है ये सब करते हैं एंड देन अपना सर्वाइवल करते हैं. सो हouthis जो ग्रुप है उन्होंने यहाँ पर अटैक कर दिया था जहाँ पे कैप्टन अविनाश सिंह ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया. और रेस्क्यू ऑपरेशन करने से उन्होंने क्या किया, जो ये शिप था जिसमें कि काफी सारा ऑयल था, ठीक है, ऑयल कंटेन्ड शिप था, इसको बचाया. और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किसने पार्टिसिपेट किया, आईएनएस और इंडियन नेवी शिप विशाखापट्टनम ने पार्टिसिपेट किया. ये इंडिया का डिस्ट्रॉयर है, फर्स्ट डिस्ट्रॉयर है. प्रोजेक्ट 15B के अंडर इसको बनाया गया था. और हाँ, ये इम्पोर्टेंट है इसमें कि ये फर्स्ट डिस्ट्रॉयर है इंडिया का. प्रोजेक्ट 15B के अंडर ये बनाया गया था, और इसने इस रेस्क्यू ऑपरेशन आईएनएस विशाखापट्टनम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में कैप्टन अविनाश सिंह की मदद की वीकेंड से, और कैप्टन अविनाश सिंह ने विद हेल्प ऑफ आईएनएस विशाखापट्टनम रेस्क्यूड मेड अ रेस्क्यू ऑपरेशन इन रेड सी, और इसी के लिए इनको आईएमओ एक्सेप्शनल ब्रेवरी अवार्ड दिया जाएगा.
अब ये आईएमओ क्या है? एक्सेप्शनल ब्रेवरी, यानी कि एक ब्रेवरी के लिए, बिकॉज ही डिड अ ब्रेव वर्क। सो ये आईएमओ क्या है? आईएमओ है आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके ओशन एंड सीज को के ऊपर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपके आईएमओ के अकॉर्डिंग चलते हैं। आईएमओ एक तरह से रेगुलेट करता है इंटरनेशनल वाटर को। ठीक है, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, 1948 में ये बना था, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। कब बना था? 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है। ठीक है, तो ये थी एक न्यूज़ रेड सी को लेकर। रेड सी की लोकेशन याद रखिएगा। बाब एल मंडेब स्ट्रेट से क्वेश्चन आता है, यमन और जिबूती के बीच है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच है। सिनाई पेनिनसुला से क्वेश्चन आ जाता है, और स्विस कैनाल से भी क्वेश्चन आता है। स्विस कैनाल काफी इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट से क्रॉस करती है, एंड बिकॉज ऑफ द स्विस कैनाल ओनली कि जो मेडिटेरेनियन सी से रेड सी में शिप्स आ पाते हैं। स्विस कैनाल क्राइसिस देखने को मिली थी 1956 में, एंड देयरफॉर एट द टाइम पीपल फेस्ड अ लॉट ऑफ लॉसेस। ठीक है, बिकॉज उनके शिप्स जो है मर्चेंट के, जो मर्चेंट शिप्स है, जो भी ट्रेड होता था आप यूरोपियन कंट्री से एशियन नेशंस में, वो रुक गया था, बिकॉज दिस इज द ओनली वे, और वी कैन से दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। ठीक है, 10 important अवार्ड्स जो कि न्यूज़ में है, वी रिवाइज दैम ऑल, सो दैट आपको अलग से इसको रिवाइज ना करना पड़े, और अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, भले ही आपको पूरी न्यूज़ पे याद ना हो, बट मेन जो हेडिंग है वो तो याद रहेगी। सो CSR लीडरशिप अवार्ड 2024 हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड टू परिजात। बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रिसेंटली मिला है रोशनी नादर को। ठीक है, ये CEO हैं। ठीक है, उसके बाद HCL के हैं, आई थिंक HCL टेक के। सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड किसको मिला है? शिव शंकरी को मिला है। सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड। लिटरेरी वर्ड जुड़ा होता है पोइट्रीज एंड ऑल से। ठीक है, तो लिटरेरी वर्क रिलेटेड टू द पोएट्री एंड रिटन वर्क। ठीक है, देन फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड किसको मिला है? P गीता को मिला है। एंड अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड मिला है बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 बाय PFRDA किसको मिला है? बैंक ऑफ इंडिया को। So these are the important awards which are in news, and I have discussed them all. Then move to the next news. It is about India and Marshall Island. तो इंडिया ने मार्शल आइलैंड के साथ एक MOU साइन किया है, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब इस MOU को साइन किसने किया है इंडिया की साइड से? तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने ये MOU साइन किया है विद मार्शल आइलैंड। मार्शल आइलैंड की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये चाइना है, दिस इज इंडोनेशिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, एंड इधर आपका यूएसए स्टार्ट हो जाता है, हवाई रीजन जो है यूएसए का। तो इन हवाई रीजन ऑफ यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच ही लाई करता है मार्शल आइलैंड। इट इज जस्ट अबव द इक्वेटर, और वी कैन से इट इज इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। पैसिफिक ओशन में ये लाई करता है रीजन। इसकी कैपिटल और इसकी बिगेस्ट सिटी दोनों ही माजुरो है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? माजुरो। और ये ओशियानिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? ओशियानिया का पार्ट है। ठीक है, तो EM S जयशंकर जो है वो फिपिक समिट में गए थे, थर्ड एडिशन था फिपिक समिट का। फिपिक समिट क्या थी? इंडो पैसिफिक आइलैंड फोरम ऑफ इंडो पैसिफिक आइलैंड समिट थी। वहां पर EM S जयशंकर गए हुए थे। उन्होंने मार्शल आइलैंड से जो भी डेलीगेट्स आए हुए थे उनके साथ एक MOU साइन कर लिया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब साइन किया उन्होंने, तो उसके अंडर इंडिया यहाँ पर एयरपोर्ट बनाएगा एट मेजिट आइलैंड। तो विद इन द मार्शल आइलैंड एक आइलैंड है मेजिट आइलैंड, वहाँ पर इंडिया इनके लिए एक एयरपोर्ट बनाएगा और एक क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये काम जो है, ये दो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया अंडरटेक करेगा अंडर दिस पर्टिकुलर MOU। सम अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो इंडिया ने डिफरेंट नेशंस में कंप्लीट किए हैं, वो है नेपाल। नेपाल में इंडिया चला रहा है अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिस विद इन दिस हम उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। बांग्लादेश में इंडिया ने बनाया चिट्टागोंग पोर्ट। मालदीव्स से इंडिया चला रहा है ग्रेटर माले प्रोजेक्ट, इंडिया चला रहा है मालदीव्स में, यहाँ पे एक ब्रिज बनाने के लिए, माले ब्रिज बनाने के लिए। देन श्रीलंका में इंडिया चला रहा है अपना मटाला, सॉरी, श्रीलंका में इंडिया ने बनाया है मटाला एयरपोर्ट, कोलंबो पोर्ट और डोर्नियर एयरक्राफ्ट्स भी इनको दिए हैं। ठीक है, मटाला एयरपोर्ट श्रीलंका के लिए बनाया है, कोलंबो पोर्ट बनाया है, और डोर्नियर एयरक्राफ्ट्स इनको दिए हैं। ईरान में इंडिया ने बनाया है चाबहार पोर्ट टू काउंटर द
टू काउंटर वोट, किसके अगेंस्ट में बनाया है? यानी कि जो चाइना जो है, चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था। अब ये प्रोजेक्ट चाइना ने चलाया ताकि वो इंडिया को चारों तरफ से क्या कर सके, एक तरह से कैप्चर कर सके, और इंडिया के चारों ओर एक वो रिंग बना रहा है विद थ्रू दिस प्रोजेक्ट। और उसके उस विद इन दैट प्रोजेक्ट इंडिया ने क्या पास किया है, उसको सीपेक कॉरिडोर जो है वो बना दिया है, जो कि हमारे पीओ के रीजन से पास करता है। सो पीओ के रीजन इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इट इज नॉट द पाकिस्तान पार्ट, इट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। दैट्स वाई इसको लेकर काफी डिस्प्यूट है, एंड उसी को काउंटर करने के लिए, सीपेक कॉरिडोर को काउंटर करने के लिए इंडिया ने ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया है। और इंडिया ईरान में चाबहार पोर्ट बनाने से क्या बना रहा है, एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है अराउंड द इंडिया, ठीक है, ताकि वो चाइना से इंडिया को ताकि चाइना से इंडिया को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, क्या बना रहा है इंडिया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपने चारों ओर बना रहा है। Let's discuss another news now. So next news is about पीएम मोदी। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है मुंबई में आईएनएस टावर को। ठीक है, कहाँ पर इनॉग्रेट किया है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हो जाएंगे। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई हो जाती है। मुंबई सेलसिटी आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है, उल्हास रिवर के बैंक पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सो प्लीज नोट देम डाउन। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है आईएनएस टावर को। आईएनएस क्या है, आईएनएस इज इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर को यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ऑफिशियली 1939 से इंडिया के लिए काम करना शुरू करती है, और इसके हेड हो जाएंगे राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा यहाँ पर हेड है। 1939 में ये न्यूज़पेपर सोसाइटी बनी थी, और ये जो भी न्यूज़पेपर वर्क है उसको रेगुलेट करती है। और इसके लिए ये जो न्यूज़ सेक्रेटेरिएट मुंबई में बनी है, एक तरह से सेक्रेटेरिएट या आईएनएस टावर कह लो या सेक्रेटेरिएट कह लो, ये मुंबई में जो इनॉग्रेट की गई है, इसका फोकस होगा विकसित भारत 2047 थ्रू डिजिटलाइजेशन, स्वच्छता, जन धन योजना, हर घर तिरंगा स्कीम। तो ये सभी चीजों पर फोकस किया जाएगा ताकि हम विकसित भारत बना सकें बाय 2047। ठीक है, इंडिया का एम क्या है, विकसित भारत बनाने का इंडिया को 2047, ये मोदी जी का एम है कि इंडिया को हम विकसित भारत बना देंगे तब तक। साथ ही साथ अभी रिसेंटली इंडिया का लॉन्गेस्ट अर्बन टनल जो है वो भी इनॉग्रेट किया गया है। ये जाता है बोरीवाली से थाने तक। कहाँ से, बोरीवाली से थाने तक। ये कहाँ पर है, मुंबई में है, ऑब्वियस सी बात है, थाने इज इन मुंबई, तो बोरीवाली से थाने तक ये रूट जाता है। यू कैन सी इट हियर, दिस इज बोरीवाली एंड दिस इज थाने। यहाँ पर दोनों को कनेक्ट किया जाएगा, अभी ये बनकर तैयार नहीं हुआ है। सो दिस इज विल बी द इंडियाज लॉन्गेस्ट अर्बन टनल। क्या होगी ये, इंडिया की लॉन्गेस्ट अर्बन टनल होगी। बाकी आप देख सकते हैं कि अटल सेतु है, वो भी इनॉग्रेट किया गया था मुंबई में। ये एक अंडर वाटर ब्रिज है या अंडर सी ब्रिज है। और अंडर वाटर मेट्रो जो है वो इनॉग्रेट की गई थी, कहाँ पर, कोलकाता में, ऑन हुगली रिवर। ठीक है, इन वेस्ट बंगाल। बाकी जो फर्स्ट वी ऑल नो कि इंडिया की फर्स्ट ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी, तो मुंबई टू थाने गई थी इंडिया की पहली ट्रेन। वी ऑल नो अबाउट दैट। Then let's move to the next news. It is about Robert J. Ravi, who has been appointed as new CMD of BSNL. ठीक है, CMD क्या होते हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है, BSNL के रॉबर्ट जे रवि को न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है ऑफ BSNL। BSNL क्या है, BSNL सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है, यानी कि ये एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इसकी फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन तब बनता है जब उसका 50 से ज्यादा परसेंटेज, यानी कि मोर देन हाफ जो शेयर्स हैं उसके, वो गवर्नमेंट के अंडर आए। तो इसके 51% शेयर्स गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, इसीलिए ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भारत संचार निगम लिमिटेड, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन
है वो प्रोवाइड कराना भारत संचार निगम लिमिटेड का काम है, और ये अभी से नहीं बल्कि काफ़ी लंबे टाइम से चला रहा है। 2000 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन रेगुलेट करती है और इसके न्यू एमडी बनाए गए हैं रॉबर्ट जे रवि। सो बीएसएनएल अब सोच रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करें, हम रूरल एरियाज में अच्छे से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएं, 5G नेटवर्क के ऊपर भी काम करें, और साथ ही साथ जो जियो का हाइक देखने को मिला है इन रिचार्ज प्राइसेस, उसको भी ये कम्पीट करेगा। और इसको रूरल एरियाज तक बीएसएनएल की कनेक्टिविटी पहुंचाने में इसकी हेल्प करेगा टाटा। ठीक है, टाटा ग्रुप। So this is about Robert G. Ravi, who has been appointed as new CMD of BSNL. Then नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट, ये भी न्यू दिल्ली से रिलेटेड है, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज बीएसएनएल हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली, यू कैन रिमेंबर दिस, कि न्यू दिल्ली में होस्ट की जा रही है वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम 2024। वी ऑल नो कि दिस ईयर 2024 में जो यूनेस्को की समिट होगी, 43rd एडिशन होगा, वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया जाना है, दिल्ली में इनॉग्रेट किया जाना है, 21 जुलाई को ही शुरू होएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम 2024 है, ये भी न्यू दिल्ली में होस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे अराउंड 50 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। यूनेस्को के अंडर इसको होस्ट किया जा रहा है, और यहाँ पर इसको होस्ट कराने के लिए कौन सी कमेटी रिस्पॉन्सिबल है? पंडित दीनदयाल कमेटी। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल कमेटी यहाँ पर बनाई गई है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम 2024 को न्यू दिल्ली में होस्ट कराएगी। और ये सभी जो भी समिट होस्ट की जाने वाली हैं, जो भी फोरम होस्ट किया जाने वाला है, ये सब होगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, बिकॉज ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स से रिलेटेड है और उसको प्रिजर्व करने का काम हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का हो जाता है। बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को जो है उसको 1945 में बनाया गया था इन लंदन, बट ये 1946 से अपना काम शुरू करता है और फंक्शनिंग स्टार्ट करता है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में देखने को मिलेगा, और इसकी हेड हो जाएंगी ऑड्रे अज़ाउले जी। ठीक है, ऑड्रे अज़ाउले इसकी हेड है। इंडिया से अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया से यूनेस्को की लिस्ट होती है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट। यूनेस्को एक लिस्ट प्रिपेयर करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, वो उसके अंदर वो सभी हेरिटेज साइट्स आ जाती हैं जो कि प्रिजर्व की जानी चाहिए, एंड दे आर अवर कल्चरल, they are represent our cultural and they have जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस एज वेल। तो ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं वो यूनेस्को एक लिस्ट में रख देता है कि हाँ भाई, आपकी गवर्नमेंट जो है वो उसको ये सभी चीज़ें प्रोटेक्ट करनी है। तो इंडिया से ऐसी कितनी साइट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है? 42 साइट्स ऐसी हैं जो इंडिया से वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। अगर हम लेटेस्ट वन की बात करें, दैट वाज 41st एंड 42nd होयसाला टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका एंड शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल। ये जो है ये लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो इंडिया से इस लिस्ट में ऐड हुई हैं। और बाकी 15 ऐसी इनटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं जो कि कल्चरल इंपॉर्टेंस रखती हैं। जैसे कि लेटेस्ट वन हम बात करें तो गरबा डांस फॉर्म इज समथिंग विच हैज़ अ कल्चरल इम्पोर्टेंस एंड दैट शुड बी प्रिजर्व्ड, इसीलिए इसको इनटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में रखा गया है। बात करते हैं कि मैक्सिमम हेरिटेज साइट्स कहाँ से हैं, तो मैक्सिमम हेरिटेज साइट्स आपकी इटली और चाइना में देखने को मिलेंगी, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट में ऐड की गई हैं। तो रिमेंबर दिस कि यूनेस्को क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेड कौन है, कितनी इसमें साइट्स हैं इंडिया से, और मैक्सिमम किस कहाँ पर है, इटली और चाइना में। देन नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ऑपरेशन धनुष। तो ऑपरेशन धनुष के अंडर जो बीएसएफ है, मैंने अभी आपको बताया था कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर डिप्लॉय होती हैं। बीएसएफ ने 3 इन्फिल्ट्रेटर्स को जो है किल किया है, और वी कैन से दे हैव बीन किल्ड इन अंडर ऑपरेशन धनुष इन कुपवाड़ा केरन सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में एक रीजन है कुपवाड़ा, वहां पर बीएसएफ तो डिप्लॉयड है ही जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जो कुपवाड़ा रीजन है, वहां पर 3 इन्फिल्ट्रेटर्स को बीएसएफ ने मार गिराया अंडर ऑपरेशन धनुष। तो ये ऑपरेशन धनुष बीएसएफ ने क्यों चलाया था? ये ऑपरेशन धनुष इसलिए चलाया गया था ताकि जो पीओ के रीजन है उसकी फेंसिंग की जा सके, टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम इन्फिल्ट्रेटर्स अटैक। ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेटर्स जो ऐसे घुस जाते हैं आप किसी भी पर्टिकुलर रीजन में वहाँ, और वहाँ पर अटैक करते हैं, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बीएसएफ ने ऑपरेशन धनुष चलाया था, और इसके अंडर इन्होंने पूरे रीजन की फेंसिंग की थी। ठीक है, तार बांधे दिए थे यहाँ पर। तो
अब क्या हुआ है, कुपवाड़ा रीजन में 3 इन्फिल्ट्रेटर्स को बीएसएफ ने किल कर दिया है। और ऐसा इन्होंने क्यों किया है कि ये फेंसिंग कर रहे हैं, ऑपरेशन धनुष चला रहे हैं, इसके अंडर फेंसिंग कर रहे हैं इस पूरे रीजन की, ऐसा इसलिए किया जा रहा है बिकॉज अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है, जिस दौरान इन्फिल्ट्रेटर अटैक देखने को मिलते हैं, इसीलिए उसको प्रिवेंट किया जा सके तो बीएसएफ ऑपरेशन धनुष के अंडर यहाँ पर फेंसिंग कर रही है। ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर जो है वो पहले यूटी हुआ करता था, यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, बट 31 अक्टूबर 2019 से ये एक स्टेट बना। इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट एक्ट आया। यहाँ से आर्टिकल 370 एबोलिश होता है 5 अगस्त 2019 को, और ये स्टेट बनता है 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल भी लगा। प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, इसको स्टेट बनाया गया। देन इसका जो बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है वो किस किस के साथ शेयर होता है, तो पहले जम्मू कश्मीर का बॉर्डर चाइना के साथ भी शेयर हुआ करता था। बट अब अगर हम बात करते हैं आफ्टर बिकमिंग इट्स स्टेट, 2 स्टेट बन गई, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दोनों अलग अलग स्टेट बन गई। जम्मू कश्मीर का बॉर्डर अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ शेयर होता है। इसकी 2 कैपिटल है, एक समर कैपिटल एक विंटर कैपिटल। समर कैपिटल श्रीनगर है, विंटर कैपिटल जम्मू है। यहाँ पर दल लेक देखने को मिलेगा, वूलर लेक देखने को मिलेगा। वूलर लेक जो है वो इंडिया का फ्रेश वाटर लेक है, और वो कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे मनोज सिन्हा, जिनकी पावर्स को अभी रिसेंटली सेंटर ने क्या किया है, एनहांस किया है, कि सेक्शन सब रूल 2A ऐड किया गया है, और 40 सेक्शन रूल 42A इंसर्ट किया गया है। ये दो चेंजेस हुए हैं, मैंने लास्ट सेशन में आपको अच्छे से पढ़ाए हैं, सो प्लीज डू रिवाइज देम फ्रॉम वीडियो ओनली। देन यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में अभी स्टेट बन गई है, तो यहाँ पर इलेक्शंस भी कंडक्ट कराए जाएंगे। कब कराए जाएंगे, सितंबर 2024 में इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाने की बात की गई है। तो ऑपरेशन धनुष याद रखिएगा, बीएसएफ ने कंडक्ट किया, जम्मू कश्मीर में किया, और इन्फिल्ट्रेटर्स को प्रिवेंट करने के लिए किया इन कुपवाड़ा रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। And remember the date of Jammu Kashmir or reorganization as a state and Article 370 abolition on 5th of August 2019. Then let's move to the next news. यह है पीएम मोदी से रिलेटेड, और पीएम मोदी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं यूएन जनरल असेंबली हाई लेवल मीटिंग में, जो कि सितंबर में शेड्यूल की गई है इन न्यूयॉर्क। तो हर साल यूएन जनरल असेंबली की एक मीटिंग होती है, और यहाँ पर सभी कंट्रीज से डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और ये एक, बिकॉज वी ऑल नो कि यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशन की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको पीस एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया है। जो भी डिफरेंट नेशंस हैं, इंटरनेशनल पीस का एनवायरनमेंट डेवलप करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था विद द सपोर्ट ऑफ 51 नेशंस। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, एंड न्यूयॉर्क इज ऑन द बैंक ऑफ हडसन रिवर। कहाँ पर है न्यूयॉर्क, हडसन रिवर के बैंक पर है। इससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, जो कि 1919 में बना था। वी ऑल नो कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 को प्रिवेंट करने के लिए लीग ऑफ नेशंस बना था 1919 में। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 प्रिवेंट नहीं हो सकी, और इसीलिए लीग ऑफ नेशंस जो है वो एक, क्या कह सकते हैं हम, अनयूजफुल और यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन बताया गया। एंड देयरफॉर इसको रिप्लेस करते हुए आफ्टर द कोल्ड वॉर 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, सो दैट इंटरनेशनल पीस जो है वो डेवलप हो सके। इसके अंडर 6 ऑर्गन्स आते हैं, जिनका सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, एक्सेप्ट आईसीजे और इंटरनेशनल क्रिमिनल, एक्सेप्ट आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज आईसीसी। तो आईसीजे को छोड़कर बाकी सभी ऑर्गन्स का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लेकिन आईसीजे का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड्स में है। ठीक है, तो द हेग नीदरलैंड्स में आईसीजे का हेडक्वार्टर है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। यूनाइटेड नेशंस में 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, और 6 ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि ऑफिशियल हैं और उनको यहाँ पर यूज किया जा सकता है।
बाकी यहाँ पर हम याद रख सकते हैं कि पहली बार यहाँ पर हिंदी में स्पीच दी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। पहली बार यूएन की फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी ये। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी यूनाइटेड नेशंस की। फर्स्ट हेड यहाँ पर बने थे पॉल हेनरी। और विद इन यूनाइटेड नेशंस मैंने आपको बताया कि 6 ऑर्गन्स हैं। तो इसके अंडर आपका एक यूएन जनरल असेंबली है, यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है उसकी हर साल एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है, जो कि 2024 में सितंबर 2024 में शेड्यूल्ड है इन न्यूयॉर्क, क्योंकि हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है तो वहीं पर होगी। वहां पर मोदी जी जाएंगे। और ये पहली बार होगा आफ्टर 18th लोकसभा इलेक्शन कि मोदी जी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की हाई लेवल मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी स्पेशल स्पीच देंगे। ये जो सेशन होगा ये 79th मीटिंग होगी यूएनजीए की। और इसके हेड होंगे फिलोमोन यांग। कौन होंगे इसके हेड? फिलोमोन यांग। अभी अगर हम बात करते हैं प्रेजेंटली यूएनजीए के हेड डेनिस फ्रांसिस है। और इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गिटरेस हैं। ये पोर्टुगल से हैं। लेकिन 79th मीटिंग जो होगी इन सितंबर 2024, तब जो यूएनजीओ को हेड करेंगे वो फिलोमोन यांग हेड करेंगे। सेक्रेटरी जनरल वही रहेंगे, सेक्रेटरी जनरल में चेंज नहीं करना है। जो मीटिंग के हेड होते हैं, पर ईयर मीटिंग होती है, तो एक साल के लिए ये लोग डिफरेंट जो हेड हैं वो चेंज किए जाते हैं। तो 79th यूएनजीए मीट के हेड फिलोमोन यांग होंगे। सितंबर में कंडक्ट होगी एंड दिस विल बी द फर्स्ट टाइम 18 लोकसभा इलेक्शंस के बाद मोदी जी यहाँ पर स्पेशल स्पीच देंगे। इससे पहले इन्होंने यूएनजीए में 2021 में स्पीच दी थी और अब उसके बाद ही अब देंगे। तो मैंने यूएन को डिस्कस किया, यूएन जनरल असेंबली को डिस्कस किया। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं, यानी कि ये बहुत पहले से, जब से यूएन बना तभी से ये इलेक्टेड है और इनको नहीं हटाया जा सकता। जबकि 10 मेंबर्स यहाँ पर नॉन परमानेंट होते हैं और इनका टेन्योर 2 ईयर टर्म होता है। क्या होता है यहाँ पर टेन्योर इनका? 2 ईयर टर्म। ये इलेक्शंस के बाद यहाँ पर इलेक्ट होते हैं। ठीक है, इलेक्शंस कराए जाते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए और यहाँ उसके बाद यहाँ पर इनको इलेक्ट किया जाता है। 5 परमानेंट मेंबर्स हो जाएंगे यूएसए, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। ये हैं आपके 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देन लेट्स डिस्कस सम अदर सिविलियन अवार्ड्स जो मोदी जी को मिले हैं। वी ऑल नो कि मोदी जी डिफरेंट कंट्रीज में विजिट करते रहते हैं और इसीलिए यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज इनको सिविलियन अवार्ड्स भी देती हैं। अपने यहाँ का जो हाईएस्ट सिविलियन है अवार्ड है, जैसे इंडिया का बात करें तो भारत रत्न है, इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट अवार्ड्स होते हैं जो कि मोदी जी को दिए गए हैं। बात करते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर की, जो कि फ्रांस ने मोदी जी को दिया। ऑर्डर ऑफ नाइल इजिप्ट ने मोदी जी को दिया। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, ये भी एक अवार्ड का नाम है जो कि मालदीव्स ने मोदी जी को दिया। ऑर्डर ऑफ जायद यूएई ने दिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑर्डर ऑफ ड्रक ग्याल्पो, ये भूटान ने दिया। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ फिजी यहाँ पर दिया है फिजी ने। तो ये हैं कुछ अवार्ड्स जो कि डिफरेंट नेशंस ने मोदी जी को अवार्ड किए हैं। प्लीज रिमेंबर दियर नेम एंड द कंट्रीज नेम। देन नेक्स्ट न्यूज, इट इज अबाउट यूविन। ठीक है, यूविन क्या है? जैसे कि कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कोविन प्लेटफॉर्म, ताकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है उसको रेगुलेट किया जा सके। दो वैक्सीन उस टाइम पर चल रही थी, कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक ने बनाई थी एंड कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। तो यहाँ पर जो भारत बायोटेक के जो सीईओ हैं वो कृष्णा एल्ला हो जाएंगे और एसआईआई के थे अडार पूनावाला। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर जैसे कोविन प्लेटफॉर्म बना था टू ट्रैक द वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑफ कोविड, इसी तरीके से एक यूविन बनाया गया है और यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म बनाया गया है विच विल ट्रैक द रूटीन वैक्सीनेशंस। बट यहाँ पर ये क्या नहीं, कहाँ के केसेस ट्रैक नहीं करेगा? तो वेस्ट बंगाल के केसेस यहाँ पर ट्रैक नहीं किए जाएंगे, बिकॉज वेस्ट बंगाल में काला अजहर के केसेस चल रहे हैं जिसको एक्सेप्ट कर किया गया है इस पूरे पैन इंडिया स्कीम से और इनिशिएटिव से। तो यूविन पोर्टल जो है वो एक कोविड-19 वैक्सीन मैनेजमेंट सिस्टम कोविन का ही रेप्लिकेशन है और इसका एम है मेंटेन करना एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशन, कि आज इतने बच्चों का
इस वैक्सीन का इम्यूनाइजेशन हुआ है, आज इनका हुआ है, आज इतनों का हुआ है। इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री मेंटेन की जाएगी जितना भी रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है उसकी। मैक्सिमम वैक्सीनेशन करंटली पोलियो के अगेंस्ट दिया जा रहा है, रोटा वायरस के अगेंस्ट दिया जा रहा है और रुबेला के अगेंस्ट दिया जा रहा है। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिकॉज वी जो इंडिया है, इंडिया ने लॉन्च किया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन द ईयर 1985 एंड विद अंडर दिस प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड वैक्सीनेशन अगेंस्ट 12 डिजीजेस टू चिल्ड्रंस अप टू 5 इयर्स ओल्ड। तो 12 बीमारियां ऐसी हैं जिनके अगेंस्ट छोटे बच्चों जो कि 5 साल के बच्चे होते हैं उनको इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है। और ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में स्टार्ट हुआ था एंड देयरफॉर टू रेगुलेट और टू रजिस्टर ऑल दीज रूटीन इम्यूनाइजेशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पोर्टल यूफिक। ठीक है, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। इट इज अबाउट रत्न भंडार। मैंने वीकली करंट अफेयर्स जो कराए वहां पर भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि रत्न भंडार के लिए एक 11 मेंबर कमेटी बनाई गई है जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस विश्वनाथ रथ। और अब रत्न भंडार के जो द्वार हैं वो खुल चुके हैं। और यहाँ ये क्या है, अब बात करते हैं रत्न भंडार क्या है। तो रत्न भंडार जगन्नाथपुरी टेम्पल की सेक्रेड ट्रेजरी है जिसमें कि काफी लंबे टाइम से जो भी राजा महाराजा या जो भी एंशियंट टाइम से इसके अंदर खजाना और वी कैन से ट्रेजरी इकट्ठी हुई है उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो 46 ईयर्स के बाद इसको अब खोला गया है। ठीक है, तो इसी के लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी ताकि ये चेक करने के लिए कि कहीं रत्न भंडार की डुप्लीकेट कीज तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसके लिए एक कमेटी भी बनी थी जस्टिस विश्वनाथ रथ के अंडर में। और अब इसके द्वार खोल दिए गए हैं और सेक्रेट ट्रेजरी में जो भी अमाउंट है उसको क्या किया गया है एक बार फिर से चेक किया गया है। पहली बार ये ट्रेजरी 1905 में ओपन हुई थी, फिर दूसरी बार ये 1926 में हुई एंड द थर्ड टाइम ये 1978 में हुई थी। उसके बाद ये अब 2024 में ओपन की गई है। तो ये ट्रेजरी जगन्नाथपुरी टेम्पल की है। जगन्नाथपुरी टेम्पल ईस्ट गंगा डायनेस्टी ने बना के टाइम पर बनाया गया था इन 12th सेंचुरी। ये डेडिकेटेड है भगवान जगन्नाथ को और लॉर्ड कृष्णा वी कैन से। यहाँ पर जो टेम्पल का स्टाइल है इसको बनाया गया है तो इसका कुछ एक स्टाइल में बनाया गया होगा जैसे कि अयोध्या मंदिर नागाड़ा स्टाइल में बना, ऐसे ही जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है वो कलिंगा स्टाइल में बना हुआ है। जो इसकी ट्रेजरी है यानी कि जो रत्न भंडार है उसमें 2 चैम्बर हैं, एक इनर चैम्बर एक आउटर चैम्बर। और जहाँ पर डिफरेंट जो भी प्रीशियस स्टोन्स, जितना भी सिल्वर, गोल्ड और डायमंड जो भी चीजें हैं वो सभी चीजें प्रिजर्व करके रखी हुई हैं जो जगन्नाथपुरी टेम्पल पर आज तक जितने भी लोगों ने वी कैन से दान पात्र में डाली है जगन्नाथपुरी टेम्पल के, वो सभी रत्न भंडार में सिक्योर्ड है। तो यहाँ पे एक टाइम पर किंग हुआ करते थे अंग भीम देव। इन्होंने यहाँ पर 2.5 लाख मटका गोल्ड है वो चढ़ाया था, वो यहाँ पर देख रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर 3 गोल्ड नेकलेस रखे हुए हैं जिनका वेट है 125 तोला। और यहाँ पर 128.8 केजी गोल्ड है, 2 to 1.5 केजी सिल्वर है और कुछ प्रीशियस स्टोन्स हैं। तो ये पूरी चीजें जो है वो देखने को मिली है आफ्टर चेकिंग द अमाउंट। बाकी आपको ये याद नहीं रखना है, जस्ट रिमेंबर कि रत्न भंडार जगन्नाथपुरी टेम्पल की सेक्रेट ट्रेजरी है। 46 ईयर्स के बाद 1978 के बाद अब खोली गई है और इसके लिए एक कमेटी बनी थी जिसको चेयर कर रहे थे विश्वनाथ रथ। बाकी जगन्नाथपुरी टेम्पल इस गंगा डायनेस्टी के टाइम पर बना था, 12th सेंचुरी में बना था, कलिंगा स्टाइल में बना हुआ है, भगवान जगन्नाथ को डेडिकेटेड है, पुरी में लोकेटेड है इन उड़ीसा। ठीक है, वी ऑल नो पुरी कहाँ पर है, उड़ीसा में। देन यू कैन सी हियर द कलिंगा आर्किटेक्चर। सो यहाँ पर देखने को मिलेगा कैलाश। ठीक है, जो सबसे ऊपर ये चोटी है ये कहलाती है कैलाश। देन दिस स्टेज इज कॉल्ड अमलक। देन ये जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे भूमि और उसके ऊपर लगे हुए हैं अम्ल। जो बीच का सेंट्रल पोर्शन है वो कहलाता है रहा पग गंडी। ठीक है, रहा पग गंदी। और ये है जांघ। और नीचे का जो पूरा स्टेज है इसका एक पर्टिकुलर नेम है बाड़ा। ठीक है, तो ये है इसका पूरा घंटा और ये है इसका पीढ़ा। तो ये कुछ कलिंगा आर्किटेक्चर की फीचर्स हैं। बाकी ये आपको याद नहीं रखना है, जस्ट रिमेम्बर कि कलिंगा स्टाइल में बनाया है आपका जगन्नाथपुरी टेम्पल।
Then next news is about ICAR, that is Indian Council of Agricultural Research. तो एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए जो इंडियन काउंसिल है उन्होंने लॉन्च किया है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो है शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान के प्रेजेंस में आईसीएआर ने लॉन्च किया है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को और इनिशिएटिव को, ताकि जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का फील्ड है उसमें रिसर्च को इम्प्रूव किया जा सके। जब आईसीएआर है तो ये किसके लिए काम करती है? एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए काम करती है। सो इन्होंने जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है उसका एम भी क्या होगा? रिसर्च से रिलेटेड होगा। They will improve the research in the field of agriculture and animal husbandry. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर शिवराज सिंह चौहान के अंडर में ये जो इनिशिएटिव है लॉन्च हुआ है। अगर बात करें आईसीएआर की तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है। इसको 1929 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा दिल्ली में और ये सोसाइटीज एक्ट के अंडर भी रजिस्टर्ड है। और यहाँ पर इनका काम क्या होता है? तो वही इनका काम होता है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड में रिसर्च को इम्प्रूव करना एंड प्रमोट करना। बाकी यू कैन लर्न कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव यूपी में लॉन्च हुआ था और वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव हरियाणा में लॉन्च हुआ था। एंड दिस वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव आईसीएआर ने लॉन्च किया है टू इम्प्रूव द रिसर्च इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है आपकी? पशुपालन जो होता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर वी ऑल नो एग्रीकल्चर क्या होता है, क्रॉपिंग एंड ऑल। बाकी कुछ दो वन लाइनर्स हैं, तो ये है कि मध्य प्रदेश ने एक में जो इंदौर है, इंदौर एक रीजन है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर बनाया गया है वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मास ट्री प्लांटिंग। तो सबसे ज्यादा ट्री जो है वो यहाँ पर प्लांट किए गए हैं एंड ये बनाया गया है वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर। दूसरा जर्मनी लीजेंड थॉमस म्यूलर जो है उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल फुटबॉल से। कौन? थॉमस म्यूलर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से बिलोंग करते हैं। दूसरा, इंदौर ने बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड इन मास ट्री प्लांटिंग। तो इसी के साथ हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो खत्म फिनिश होता है। और आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे। Please do subscribe this particular channel and share this as much as possible so that we can help out the students. I will teach you and I will provide mentorship program for AIL led 2025 preparing students. So please subscribe the channel, press the like button if you are liking these videos and share them as much as possible. Thank you so much guys. Let's meet in the next session. तब तक के लिए bye bye.